नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि ये सॉल्वर गैंग का सरगना कौन है सरगना, जिसकी वजह से पहले ये सब चीजें रेलवे में हुआ करती थी। रेलवे में तो बहाली होता था गड़बड़, इसलिए रेलवे का भी हाल देख रहे हैं। वही बहाल सब लोग अभी रेलवे में नौकरी कर रहा है, जो सारा सिस्टम कलेप्स कर गया रेलवे। कौन कहाँ किसको टकरा देगा, कहाँ कौन दूसरे पटरी पर लेकर चला जाएगा, ये सब कौन है। 90% रेलवे में फर्जी बहाल होता था। अब वही स्थिति अब दूसरे विभाग में भी होते चला आ रहा है। रंजीत डॉन को कौन नहीं जानता है। अब एक रंजीत डॉन की कौन करे, अब तो नालंदा मॉडले का बात होता है। बहुत तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल है उस दलित चिंतक से, सवाल है उस ठाकुर के कुआं लिखने वाले से, सवाल है उस अंगूठा एकलव्य की उस कहानी की चर्चा करने वाले से कि आज किसकी हकमारी हो रही है, आज किसकी योग्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज योग्य लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। और पूरा सिस्टम, सरकार, साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार सब खामोश। जिस कार के ऊपर जिम्मेवारी थी कि कुछ लिखते, कुछ लोगों के बीच लाते, क्योंकि आधुनिक काल का जो एक द्रोणाचार्य है उसकी तो आजकल चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि द्रोणाचार्य का लोग जात देखता है, द्रोणाचार्य का लोग धर्म देखता है, द्रोणाचार्य का लोग रिश्तेदारी देखता है, नातेदारी देखता है। तो जो एकलव्य की कहानी को प्रमुखता से चलाने वाले जो लोग थे वो कहाँ हैं आज। हम तो चीख चीख कर कह रहे आइए न सही, उजागर कीजिए नहीं इस जुल्म को। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आज इस प्रदेश का प्रतिभावान छात्र पान बेच रहा है, किसी दुकान पे दर्जी का काम कर रहा है, किसी दुकान पर कपड़ा बेचने का काम कर रहा है, और जिसके पास रसूख है, जो पैसे वाला है, पैरवी वाला है, उसका बच्चा नौकरी में। क्या होगा इस प्रदेश का, जिस प्रदेश में नौकरी ही एक रोजगार का साधन है। तो देखिए, हम आज आपको एक एक परत दर परत खुलासा करने जा रहे हैं कि कौन है वो सरगना, क्योंकि कोई एक सरगना रहे तब तो, या हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज जो विपक्ष में है वो तो चुप ही है, तेजस्वी यादव खामोश, क्योंकि उनको पता है, सब कुछ पता है, इसलिए आरोप भी लग रहा है। सत्ता वाले जब विपक्ष में रहते हैं तब देखिए, जब सत्ता में है तब देखिए, हर सॉल्वर गैंग के सरगना के साथ इन लोगों की तस्वीर आपको मिल जाएगा। और जब प्रश्न पत्र लीक होता है तो वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाती है। आप देख ही रहे हैं, सब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रतिभा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये आज के लिए सबसे बड़ा, आज के समय में सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि बाकी जितना भी अपराध है उसका घाव 1, 2, 4, 5, 10, 15 साल में भर जाएगा। कुछ अगर उस तरीके की हादसा घटना हमारे साथ अपराध हुई तो। लेकिन ये जितने अपराधी सॉल्वर गैंग के सहारे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, बीडीओ बन रहा है, सीओ बन रहा है, एसडीओ बन रहा है, दरोगा बन रहा है, वो सिस्टम में जाकर क्या करेगा आप समझ सकते हैं। कितना बड़ा नुकसान इस देश का होगा आप समझ सकते हैं। सिर्फ हम देश की बात करते हैं, लेकिन हर दिन हम भारत माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं। जो काम मुगल और अंग्रेज भी नहीं किया होगा वो काम हम अपने भारत माँ के साथ करते हैं। तो कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। चलिए हम चलते हैं दिलीप के पास, छात्र नेता जो लगातार इस मसले पर लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जरा उन्हीं से जानते हैं इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, या फिर इस लड़ाई को कितनी दूर तक लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब तो हद हो गई है भाई। दिलीप, जिस तरीके से बिहार का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी तस्वीरें सॉल्वर गैंग के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं। मतलब साफ है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। फिर भी लगातार बरसों से तुम लड़ाई लड़ रहे हो। एक तरफ सड़क पर तुम हो तो मीडिया में हम खबरों के सहारे उस गैंग को एक्सपोज करने की कोशिश में लगे हो। कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं न तुम्हारा वो आंदोलन, न पत्रकारिता के सहारे वो मिशन उस व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है जो मेन सरगना है, जिसकी वजह से बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, औनी फौनी कार्रवाई हो रही है, चंद महीने में उन्हें जमानत मिल जा रहा है, फिर वो बाहर निकलकर फिर वही काम करना शुरू कर देते। इतने दिनों के आंदोलन का अनुभव जो तुम्हारा रहा है,
और जिस तरीके से लड़ाई लड़े हो, इस दौरान कई तरह की धमकियां मिली होगी, पुलिस भी बार बार पूछताछ करने के लिए कई मौके पर तुम्हें बुलाते रही है। क्या लगता है कि वाकई में जो ऑपरेट करने वाला जो गैंग है उन तक पुलिस अभी भी नहीं पहुंच पाई है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद पेपर लीक के मुद्दे को लगातार उठाने के लिए। और पुलिस को सब कुछ पता रहता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं रहता है, पुलिस को सारा चीज पता है। लेकिन दिक्कत यही है कि सरकार का जो आदेश होगा वही पुलिस करेगी, जिसके संरक्षण में, जिसके अधीन रहकर काम हो रहा है। जब तक वहां के मुखिया नहीं ऑर्डर देंगे तो आगे कार्रवाई नहीं होगी। और जिन लोगों पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बनती है वही लोग जब संरक्षण देंगे शिक्षा माफियाओं को, परीक्षा माफियाओं को, तो कार्रवाई कैसे होगी? यहाँ जो मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है, 2018 से हम पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। 2020 में मैंने अपनी शादी के कार्ड में छपवा दिया था, जिसको उस समय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया। लेकिन जब 17 महीने सरकार में रहे तेजस्वी यादव जी, तो पेपर लीक के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे तो नहीं लग रहा है 17 महीने के अपने कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने वैसा कोई काम किया हो पेपर लीक के खिलाफ उनके कार्यकाल में। जबकि तेजस्वी यादव हर जगह क्या कर रहे हैं कि हमारे 17 महीने के सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ कह ले या हरा झूठ कह ले, जो भी कह ले, ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में आपको BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपको अमीन बहाली का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ। और कह रहे हैं कि हमारे 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इनको तो ये कहना चाहिए कि हमारे 17 महीने की सरकार में कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि बिहार में सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही रहे लगातार, लेकिन पेपर लीक होता रहा है हर परीक्षा का। और शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं को, सेटरों को, बड़े बड़े जो सेटर उनको बचाया जाता रहा है। और इसके लिए कोई एक पार्टी, कोई एक नेता दोषी नहीं है। बिहार के सभी पार्टी जो लगभग प्रभाव में, उनके बड़े बड़े नेताओं से बड़े बड़े सेटरों का संपर्क है। और मैं खुलेआम ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को, लगभग सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये सेटर पैसा पहुंचाते हैं ताकि इनको वो लोग बचा सके। और रही बात है कि जब बड़े बड़े सेटरों पे कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई नहीं होती है, बच जाते। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके पास तो ये लोग पहुंचे रहते हैं, बड़े बड़े नेता के पास पैसा पहुंचाते हैं तो ये लोग बचा लेते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी मिलकर बचा लेते हैं ऐसे सेटरों को। आज तक बिहार के किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के रहे हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में रहे हो, किसी भी नेता ने आज तक ये मांग नहीं किया है कि पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े सेटरों पर, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई हो। अगर ये लाइन कोई नेता बोलते मिल जाए, मुझे नहीं मिला आज तक। और तेजस्वी यादव जी नौकरी या रोजगार की बात कहकर के जो वोट लिए थे 17 महीने जब सरकार में रहे, तो इनके ही सरकार में 67वीं BPSC पेपर लीक का जो बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, DSP रंजीत तक पकड़ा गया था, 2 महीना में जेल से बाहर आ गया। यही थे उस समय सरकार में। पेपर लीक जब हुआ 67वीं का तो बीजेपी और जदयू सरकार में थी। लेकिन जब ये लोग बाहर आए, कैसे बेल मिला? MP MLA कोर्ट से इनको बेल मिला था DSP रंजीत रजक को। उस समय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। और भी कई जो सेटर इसमें पकड़े गए थे 67वीं में, सभी लोग तुरंत धराधर बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी ने क्या किया उस समय? कुछ नहीं किया। सिपाही भर्ती पेपर लीक पे तेजस्वी यादव जी ने क्या किया? एक शब्द नहीं निकला। SK सिंघल पे क्या कार्रवाई किए? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए अमीन बहाली, LRC अमीन बहाली, फूड कॉर्पोरेशन, यहां तक ऑनलाइन सेंटर का नाम आया 5 ऑनलाइन सेंटर के मालिक का कि सेटिंग में संलिप्त है, FIR दर्ज हुआ। तेजस्वी यादव जी ने क्या किया? कुछ नहीं। सिर्फ कहते हैं कि शिक्षक भर्ती मेरे चलते हुआ, हमने बहाली निकाली। लेकिन उस शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ये जो पेपर लीक में संलिप्त लोग आपकी सरकार में बाहर आ गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जब जीतन राम मांझी जी दिलीप, एक जानकारी और हम पब्लिक को दे दें, वो जानकारी तुम्हारे पास भी होगा। जिस DSP की आपने चर्चा की है, जो पकड़ाया था, उसके खिलाफ जिस समय में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उसी समय आर्थिक अपराध इकाई ने जीतन राम मांझी को लिख कर कंप्लेन किया था कि जिन पर प्रोसीडिंग चलना शुरू हो गया था, उस पर कार्रवाई, उसकी बहाली को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई थी, उसके अनियमितता की बात सामने आनी शुरू हो गई थी। जीतन राम मांझी उनके फाइल पर किस तरीके से बैठ गए सबको पता है।
और आज जीतन राम मांझी का संरक्षण प्राप्त अगर नहीं होता, हमें लगता है कि वो डीएसपी बाद के परीक्षाओं में उस तरीके की धांधली नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, उसके द्वारा जो लोग बताए गए का भाई, उनके रिश्तेदार नातेदार जितने लोग ब्यूरोक्रेसी में अभी भी हैं, जिनके कॉपी की जांच हुई और फर्जीवाड़ा सामने आया, लेकिन सरकार चुप हो गई। बड़ी बात है कि दिलीप, इस खेल में सरकार शामिल है, सरकार के अधिकारी शामिल हैं, सरकार के पदाधिकारी शामिल हैं, सरकार के बनाने वाले लोग, जो रसूख वाले लोग हैं, पैसा देने वाले लोग हैं, वो शामिल है और सरकार खुद शामिल है। तो सवाल ये है कि जब पूरी मशीनरी इस खेल में शामिल होगा तो फिर न्याय कहां मिलेगा? जुडिशियरी की स्थिति आप देख ही रहे हो। बाकी मामलों में त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन जब परीक्षा के मामले में जब बातचीत होती है, नीट के मामले में जमानत देखिए कितनी जल्दी उन लोगों को जमानत मिलती है। चर्चा कीजिए तो कहेंगे क्या कि पुलिस कुछ एविडेंस ही नहीं देती। रंजीत डॉन का किस्सा, वो दौर, सब कुछ लोगों को जेहल में है। सीबीआई अभी तक उसको ट्रायल क्यों नहीं करा पाई? क्या हुआ रंजीत डॉन के मामले में? देश जानना चाहता है। इसलिए हर सिस्टम में जो लोग बैठे हुए, चाहे वो सीबीआई में हो, पुलिस में हो, सब चाहते हैं कि इस तरीके के गैंग के लोग पकड़े गए तो हमारे बाल बच्चा को नौकरी दे दे, हम इसको फिर छुट्टी दे दे। हर कोई इसी खेल में लगा हुआ है। ऐसे में दिलीप, ये लड़ाई जो है बहुत मुश्किल है लड़ना इस प्रदेश में, जहां नौकरी के अलावा रोजगार का कोई और दूसरा साधन है ही नहीं। तब भी इस स्तर पर खेल हो रहा है और पूरा 14 करोड़ आबादी मुख्य दर्शक बना हुआ। और इस देश के 24 लाख बच्चे जो नीट की परीक्षा दिए हैं, दिलीप, सब लोग, तुम तो आंदोलन करते हो, कैसे आंदोलन में लोगों को बुलाया जाता है, कितनी परेशानी होती है, किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगता है, सब कुछ झेलते हो। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो आवाहन को खबरों के माध्यम से दिखाते हैं और जो सत्य है वो पब्लिक डोमेन में लेके जाना चाहते हैं कि देखिए क्या खेल हो रहा है। लेकिन आंदोलनकारियों को कितनी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है, ये भी हमें मालूम है कि क्या उसको किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप, जाति, पैसा, क्या क्या नहीं लगता होगा। ये जनता भी ऐसा नहीं है कि जनता भी नहीं चाहती है कि भाई अच्छे से परीक्षा, क्योंकि देखो अधिकांश नुकसान किसको है? गरीब यादव को, गरीब मुसलमान को, गरीब राजपूत को, गरीब भूमियार को, गरीब जो गरीब है, जिनके पास मेरिट है, जो मेरिट के बल पर नौकरी पा सकता है, वही लोग उपेक्षित है, वही लोग इससे बाहर होते हैं ना। पैसा देकर जो लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उनके पास तो पैसा है, वो उनके पास मेरिट नहीं, वो खरीद ले रहे हैं। अब महाभारत का वो एक लफ्ज, हम बार बार ये चर्चा करते हैं, जितने दलित चिंतक हैं, ठाकुर का कुआं लिखने वाले लोग हैं, कहां गए? प्रेमचंद कहां गए? क्यों नहीं वो लिख रहे हैं कि एक एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, वो आज भी उदाहरण दिया जा रहा है। और हर दिन हजारों एकलव्य की हत्या हो रही है। अंगूठा काटना तो छोड़ दो, बेचारा टैलेंटेड लोग पान का दुकान खोल के बैठा हुआ है, जिसे इस प्रदेश में डीएसपी होना चाहिए था, इस देश में एसपी डीएम होना चाहिए था, वो कहीं कपड़ा के दुकान में जो काम कर रहा है। कितना एकलव्य का हाथ अंगूठा काटा जा रहा है दिलीप, फिर भी सिस्टम चुप। ये बड़ा सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि ये भी लोगों के बीच जाए। तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तब उनका क्या व्यवहार था, और जब आज विपक्ष में है तो कहते हैं हमारे पीए से पूछ लीजिए ना, आप सचिव से फांसी चढ़ा दीजिए। तो प्रीतम का वो प्रीतम प्रीत जो था वो भी जब पब्लिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीजें हम रहे या ना रहे, दिलीप रहे या ना रहे, लेकिन वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। ये जो नेता लोग हैं जो चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करके आते हैं, हम तो वो भी खुलासा करने जा रहे हैं कि क्यारी 3 में जो लोग रांची में गिरफ्तार हुए थे दिलीप, उसमें बहुत सारे लोग समस्तीपुर जिले के भी थे, और उसका सिकंदर से बहुत गहरा रिश्ता था। और सिकंदर उस वक्त नाक का बाल हुआ करते थे तेजस्वी यादव, छुपा लेने से छुप जाएगा। खेला कुरकुर और चुरचुर मुरमुर थोड़ी चलने वाला है। इसलिए दिलीप, प्रीतम का क्या रोल रहा है तुम्हारे इस आंदोलन के दौरान, जरा पब्लिक को बता ही दो। देखिए 2020 में जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव जी, तो प्रीतम जी का फोन मेरे पास कई बार आता था कि क्या आपका डिमांड है और क्या सबूत है पेपर लीक का। तो हम लोग के पास जो सबूत रहता था हम बताते थे। कोई भी नेता अगर हमें फोन करते हैं आंदोलन के दरमियान तो हम बताते हैं कि हमारी ये मांग है और क्या हमारे पास इसका एविडेंस है। तो उस समय हमने प्रीतम जी को दिया भी था, क्या एविडेंस है। तेजस्वी यादव जी ने मेरे शादी के कार्ड को ट्वीट किया, जब शादी के कार्ड पे हमने लिखवा दिया।
लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तेजस्वी यादव जी, 17 महीने सरकार में रहे, उसके बाद हमने परसेंटाइल पे आंदोलन किया तेजस्वी यादव जी के सरकार में, जो बीपीएससी में आया, जो बीपीएससी में आंसर गलती दिया गया था उस पर हमने आंदोलन किया। उस समय हमने प्रीतम जी को कई बार फोन किया, संजय यादव जी को भी फोन किया कई बार, क्योंकि ये लोग पहले से हमसे बात करते थे 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 2020 में हम आंदोलन फरवरी मार्च में कर रहे थे, तो ये लोग फोन करते थे कि क्या आपका डिमांड है, क्या क्या मुद्दा है, सारा हम बताते थे। कोई भी हमें फोन करेगा तो हम बताएंगे ही, चाहे वो मीडिया के लोग हो या नेता हो कोई भी। लेकिन जब 17 महीने तेजस्वी जी सरकार में रहे, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उससे पहले बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, परसेंटाइल आंदोलन हुआ, हमने हर मुद्दे पे संजय यादव जी को फोन किया कई बार, प्रीतम जी को फोन किया, तो प्रीतम जी बोलते रहे कि तेजस्वी यादव जी सरकार में है, बहुत बिजी है, ये है वो है। हम कहे भाई इतना बिजी क्या हो गए कि जिन मुद्दा पे आपने चुनाव लड़ा उसी मुद्दा पे हम बात करना चाह रहे हैं। जब विपक्ष में थे तो बात करते थे खुद फोन करके, और आज जब सरकार में आ गए तो क्यों नहीं बात कर रहे? हम तो आप सरकार में तो आपका काम हम आसान करना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है उसको सुनिए, उसका समाधान कर दीजिए, नहीं तो विरोध आप ही को झेलना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, अगर आप डिमांड पूरा कर दीजिएगा तो आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी बहुत बिजी हैं, तो ये है वो है। उसके बाद व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया गया मुझे संजय यादव जी के द्वारा और प्रीतम जी के द्वारा, नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। तेजस्वी यादव जी का तो पर्सनल नंबर था नहीं, इन्हीं दोनों का था, यही लोग फोन करते थे बार बार पहले जब विपक्ष में थे। तो पेपर लीक के समय प्रीतम जी का जो व्यवहार था वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई जब विपक्ष में थे तो आप पूछते थे कि क्या सबूत है, जब सत्ता में आ गए तो हम आपको सबूत देने जा रहे हैं, आपसे कार्रवाई की मांग करें कि आप कार्रवाई कर दीजिए, स्टूडेंट्स के हित में काम कीजिए, हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े, और जी इसी मुद्दा पे आप चुनाव जीत कर आए, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं दिलीप कुमार को और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए। तो मुझे लग गया कि कोई कुछ करने वाला नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी है, सिर्फ सत्ता में आना इन लोग का मकसद था। और स्टूडेंट्स के मुद्दा पर, जितने मुद्दा पे तेजस्वी यादव जी ने चुनाव लड़ा, एक मुद्दा पूरा नहीं किया, एक भी नहीं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, अगर आरजेडी के किसी भी प्रवक्ता को या तेजस्वी यादव जी को ही मैं कह रहा हूं, अगर उनको है इतना कि उन्होंने वादा पूरा किया है तो हमसे डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। और सिर्फ तेजस्वी यादव जी नहीं, बिहार के सभी नेता के बारे में मैं बोल रहा हूं। सब चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करते हैं, कोई पूरा नहीं करते हैं। और ये जो डीएसपी रंजीत के बारे में आपने बता ही दिया कि जीतन राम मांझी जी ने उनको ज्वाइन करवाया, तो कैसे ज्वाइन करवाया होगा? आर्थिक अपराध इकाई ने जब मना किया था, तारकिशोर प्रसाद जी जब उप मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के नेता हैं, तो उन्होंने उसके पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। अब सोचिए कितना बड़ा लिंक है। संजीव मुखिया और डॉक्टर शिव कुमार, जिसका नाम आया है पेपर लीक, बहुत साल से वो पेपर लीक करा रहा है, तो संजीव मुखिया की पत्नी को और डॉक्टर शिव कुमार की मम्मी को, माता जी को चिराग पासवान जी ने हरनौत विधानसभा से 2020 में चुनाव का टिकट दिया था। विधानसभा चुनाव में रंजीत डॉन, उसको 2020 विधानसभा में दिलीप बिहार बिहारी का नारा लगाने वाला टिकट देता है शिक्षा माफिया को। अब समझ, रंजीत डॉन को, जी जी, रंजीत डॉन को भी उसके पिताजी टिकट देने वाले लोग हैं। इसलिए हर कोई, जहां कोई बैठा है, हर कोई इस सिस्टम के साथ खड़ा है। ये एक ऐसा अपराध है जिस अपराध के पीछे हर कोई खड़ा है। मतलब एक होता है कि कोई किडनैपिंग करने वाला हो, कोई रंगदारी मांगने वाले हो, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग लज्जा से उसके साथ खड़ा नहीं, लेकिन ये जो सॉल्वर गैंग वाले लोग हैं, जैसा लगता है कि समाज के सारा प्रभावशाली लोग इसके साथ खड़े रहते हैं। अब ये बताइए कि नीट को लेकर पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, भाकपा माले का छात्र विंग ऐसा सड़क पर है, पटना में आंदोलन कर रहा है। कहीं छात्र राजद दिखाई दे रहा है क्या? कहीं तेजस्वी यादव के पार्टी के कोई लीडर सड़क पर उतर रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव के एक ट्वीट के अलावा उन्होंने इस आंदोलन के समर्थन में कहीं कुछ किया है क्या? बड़ा सवाल है ना। ये राजद वाले जो एक मुहिम चला रहे हैं पत्रकार के खिलाफ, भाई पत्रकार लोग जातिवादी हो गए हैं, आरएसएस वादी हो गए, सब सही बात हो गए, लेकिन आप कौन सा वादी हैं कि एक यादव की गिरफ्तारी हुई, एक यादव पर चार्ज लगा तो मतलब आरजेडी का मतलब सोशल जस्टिस का लड़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि यादव ही है। आप सवाल है कि प्रीतम के पक्ष में उतर रहे हैं, आप सिकंदर यादव के पक्ष में उतर रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि सिकंदर यादव मेरे शासनकाल में नहीं, एनडीए के शासनकाल में था। अरे किसी के शासनकाल में था, आपने भी तो उसको प्रश्रय दिया, आप भी तो रांची से साथ जुड़े रहे हैं। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं कि सिंचाई विभाग में वो
नगर विकास में किसके फोन पर आया, उस समय के सेक्रेटरी दीपक कुमार को किसने फोन किया था, सब सब एविडेंस है जनाब। ये जो 10 नंबर है ना, 10 नंबर बहुत राज जुड़ा हुआ है उस 10 नंबर से, और ये आप समझने की कोशिश इन्हें नहीं, बार बार इस प्रदेश की जनता इनको झटका दे रही है, बार बार इनको संभलने का मौका दे रही है इस प्रदेश की जनता, फिर भी ये समझने को तैयार नहीं। इन्हें इस बात को समझना चाहिए कि भाई आप विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष आपको जनता ने दी है, और आप आगे आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कमान आप संभाल सकते हैं। लेकिन जब इस दामन में इस तरीके का दाग लगता रहेगा, दामन पर इस तरीके के सवाल खड़े होते रहेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को आप प्रश्रय देते रहेंगे जिसका चरित्र समाज में बेहतर नहीं है। सवाल है कि जिस सिकंदर की चर्चा हो रही है, जो सिकंदर का रांची में क्या है नहीं, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। दिलीप, यहाँ सवाल यही है कि हर जहां हाथ डालो सॉल्वर गैंग से लोग, और उसके खिलाफ तुम लड़ाई लड़ रहे हो लंबे समय से। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कहीं कोई उम्मीद जग रही है, सरकार नई कानून लाई है तो उसमें भी 3-4 साल की सजा है। अरे भाई इसमें तो सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए, इसमें जो लोग शामिल हो उनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में इससे बड़ा अपराध, क्योंकि ये देखो ये एक ऐसा अपराध है ना, जो अपराध करने के बाद, जैसे मेरे घर में डकैती हो गया, मेरे भाई का अपहरण हो गया या हत्या हो गई, ये सब अपराध चंद दिनों तक हमें दर्द देगा, लेकिन जो अयोग्य लोग सिस्टम में आ रहे हैं वो तो पूरी व्यवस्था को चौपट कर देगा। ये क्यों नहीं समझता है कि कई चीज छोड़ने वाला डॉक्टर की संख्या बढ़ जाएगा तो इलाज, तेजस्वी या लालू यादव बीमार होगा, सिंगापुर पैसा है तब न चल जाते हैं किडनी बदलाने के लिए, क्योंकि यहाँ इनको डर लगता है कि जितना नीट में कम्पीट किया, इनको तो पता है कि कैसे कैसे लोग डॉक्टर बने हैं। भाई आप चले जाइएगा सिंगापुर, एक बेटा चल जाएगा अमेरिका, पुतौ चल जाएगी लंदन, आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी तो उसी डॉक्टरवा के पास जाएगा जो डॉक्टरवा जो है फर्जी तरीके से डॉक्टर बना है। ये बड़ा सवाल है, इसको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके की जागरूकता की जरूरत है, लोग इसको लेकर एक कलेक्टिवली आंदोलन करें या इसको एक मुहिम की तरह लोग ले? देखिए, सबसे पहले तो जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग जो लंबे समय से बिहार में चलता रहा है, मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार किसी की भी रही हो, ये पेपर लीक धांधली सेटिंग होता रहा है और बचाया जाता रहा है बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों और नेताओं को। इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी नेताओं का इसमें है कि संरक्षण मिलता है। अब इसमें पेपर लीक में नेता शामिल है या नहीं है ये अलग बात हो जाता है, ये जांच का विषय है, लेकिन संरक्षण प्राप्त है सेटरों को, ये तो तय हो चुका है। जब आप विधानसभा में टिकट दे रहे हैं ये तो संरक्षण नहीं दे रहे हैं। अभी आप देखिए अशोक चौधरी ने क्या कहा था, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया कि पेपर लीक है TRE 3 का, शिक्षक भर्ती का, और अशोक चौधरी ने क्या कहा, कोई पेपर लीक नहीं है। और उससे पहले खान मास्टर पटना का मिलते हैं अशोक चौधरी से, और वो जो 270 लोग पकड़े जाते हैं उसमें अधिकतर स्टूडेंट, ये कहा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा ही कि खान कोचिंग का है। तो क्या इस सब का कोई लिंक है? जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अशोक चौधरी की बेटी को ये टिकट देते हैं लोकसभा का, ये चिराग पासवान जी, और महागठबंधन से सन्नी हजारे को टिकट मिलता है। कब मिलता है टिकट? नॉमिनेशन का जिस दिन लास्ट डेट रहता है उससे एक दिन पहले मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अंदर अंदर अशोक चौधरी ने पूरा मैनेज कर लिया था कि इस तरह से कीजिए कि हमारी बेटी एक तरफा जीत जाए, और काफी पैसा खर्च किया गया? क्या इसमें तेजस्वी यादव जी का भी कोई हाथ है कि जानबूझ के खाली कैंडिडेट खड़ा करना है, चुनाव से एक दिन पहले उसको, ये सॉरी नॉमिनेशन से के लास्ट दिन से एक दिन पहले उसको टिकट देना है, प्रचार का मौका भी नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अमरेंद्र कुमार, अभी विजय सिन्हा जी कह रहे हैं ना विपक्ष के, ये विपक्ष के नेता नहीं है विजय सिन्हा जी, ये उप मुख्यमंत्री है सरकार में। और मुझे बड़ा ताजुब लगा कि विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं। अरे मांग आप किससे कर रहे हैं भाई? आप सरकार में आप कार्रवाई कीजिए ना। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी, प्रीतम जी या जो भी हो दोषी है, या आपको लगता है संलिप्त या संदेह है, आप जांच करवाइए, आपके पास, आप सरकार में हैं, आप जांच कीजिए ना। प्रीतम से पूछताछ करवाइए, तेजस्वी यादव से पूछताछ करवाइए। आप मीडिया में आके खाली बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप विपक्ष के नेता है, आप कार्रवाई कीजिए। सम्राट चौधरी के साथ भी फोटो वायरल है एक सेटर का, इससे पहले विजय चौधरी के साथ फोटो वायरल है, अशोक चौधरी के साथ फोटो वायरल है सेटर सबका। तो पूरा राजनीतिक दिख रहा है। और अधिकारी लोग, आप देखिए BPSC ऑफिस के अंदर एक अमरेंद्र कुमार का नाम एक अधिकारी हुआ करता था, परीक्षा नियंत्रक, वो अध्यक्ष से भी ज्यादा पावरफुल होता था। हम लोग जब आंदोलन किए तो उसको हटा के DM बना दिया गया लखीसराय का। और अभी देखिए
अभी जनवरी फरवरी में उसको बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। तो सरकार कहां कार्रवाई कर रही है? सरकार तो उसको प्रमोशन दे रहे। बीएसएससी से 13,000 पदों पे अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है और सीजीएल 4 की वैकेंसी आनी है। और ऐसी परिस्थिति में बीएसएससी का मेंबर आपने अमरिंदर कुमार को कैसे बना दिया, जिसके समय में बीपीएससी में पेपर लीक होना शुरू हुआ, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, उस आदमी को आपने बीएसएससी का मेंबर कैसे बना दिया नीतीश कुमार जी? और वो अमरिंदर कुमार जब बीपीएससी ऑफिस में थे, उसको सचिव भी शायद बना दिया गया था, परीक्षा नियंत्रक थे। तो हमें ऐसी जानकारी मिली कि ओएमआर सीट और जो गोपनीय दस्तावेज रखे जाते हैं उसके बगल में ये आवास बनाकर रहते थे बीपीएससी ऑफिस के अंदर। तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं सही है। कोई भी आदमी क्यों 24 घंटा रहेगा भाई, आवास बनाकर क्यों रहेगा वो? तो ये सब मामलों में सरकार की जो है लिपापोती, बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं पे, कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए अब क्या है, युवाओं को और आम जनता को सजग होना पड़ेगा। पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठकर अगर कोई मेरा भाई है, मेरा भाई अगर संलिप्त है पेपर लीक में, धांधली सिटी में, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तेजस्वी यादव जी को तो सामने आकर एक चैलेंज करना चाहिए था सरकार को कि अगर प्रीतम दोषी है तो उसको जेल भेजिए, अगर तेजस्वी यादव ने कुछ गलत किया है तो जांच करवाइए, तेजस्वी यादव को भी जेल भेजिए। तेजस्वी यादव जी को मीडिया में आकर ये बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं। और आम जनता को, युवाओं को ये सोचना पड़ेगा, जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये जीवन मरण का सवाल है। आप बीमार पड़ेंगे तो इलाज करने के लिए आपको डीएमसीएच पीएमसीएच ही जाना पड़ेगा। आप सिंगापुर और लंदन नहीं जा सकते। ये नेता लोग, बिहार का कोई नेता बिहार में इलाज क्यों नहीं कराते हैं भाई? सरकारी अस्पताल में, सब प्राइवेट में जाते हैं। जी ठीक दिलीप, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुगलबंदी जारी रखना है, समझ गए ना? जी जी बिल्कुल, ट्रॉल होते रहे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाइट इट, जब तक व्यवस्था नहीं बदलती है तब तक संघर्ष जारी रखना है। चलो, इस कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद।